नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के हित में लिया गया है कि लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं विशेष कनिष्ठ चयन बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड, सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होंगे, उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि वापस की जाएगी। इससे सीरियस कैंडिडेट की परीक्षा में उपस्थिति का प्रतिशत बढ़ेगा। वहीं नॉन सीरियस कैंडिडेट और इन एलिजिबल कैंडिडेट परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे। इसके कारण राज्य शासन को होने वाली आर्थिक क्षति कम होगी। कैबिनेट की बैठक में राज्य के छोटे व्यापारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं सस्ती के निपटान संशोधन अध्यादेश 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसके अनुसार राज्य सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी और 10 साल से अधिक पुराने जो लंबित मामलों में 25,000 रुपए तक वेट देनदारियों को माफ करेगी। इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को लाभ होगा और 62,000 से अधिक मुकदमों का निपटान होगा, कमी आएगी। मंत्रिपरिषद ने राज्य के नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट सह कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु स्थापित किए जा रहे बायो सीएनजी संयंत्रों हेतु रियायती लीज दर पर शासकीय भूमि आवंटन किए जाने की सहमति प्रदान करते हुए आगे की कार्यवाही के लिए नगरीय प्रशासन विभाग एवं संबंधित नगर निगमों को अधिकृत किया गया है। मंत्रिपरिषद ने सहकारिता में एक निर्णय लेते हुए राज्य में सहकारिता को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शक्कर वितरण हेतु अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक आवश्यक शक्कर का क्रय सहकारी शक्कर कारखानों से करने का निर्णय लिया है। इस हेतु शक्कर का क्रय मूल्य 3,700 रुपए प्रति टन एक्स फैक्ट्री जीएसटी अतिरिक्त निर्धारित किया है। मंत्रिपरिषद ने स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत और क्रांतिकारी निर्णय आज के मंत्रिपरिषद में हुआ है। इसके लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML को राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि को टोकन दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया है। सरकार के दृष्टि से ये सभी निर्णय अति महत्वपूर्ण है और इसका दूरगामी लाभ प्रदेश को होने वाला। कैबिनेट की बैठक में नया रायपुर छत्तीसगढ़ में NIFT राष्ट्रीय नेशनल प्रौद्योगिकी संस्थान के कैंपस को मंजूरी प्रदान की गई। इसके माध्यम से कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार इस परियोजना की कुल संभावित लागत 271.18 करोड़ रुपया होगी। इसमें भूमि क्रय हेतु 21.18 करोड़, भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ और मशीनरी, फर्नीचर आदि के लिए 50 करोड़ रुपए का व्यय होगा। इस संस्थान की स्थापना से फैशन के क्षेत्र में प्रदेश में युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और फैशन उद्योग को
तकनीकी रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। राष्ट्रीय फैशन और प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT भारत में फैशन शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान है, जिसकी स्थापना 1986 में कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के तहत हुई थी। NIFT के पूरे भारत में 17 परिसर हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु शामिल है। यह फैशन डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है। संस्थान फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन प्रबंधन, फैशन प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता है। यह छात्रों को व्यवहारिक अनुभव और प्लेसमेंट के अवसर प्रदान करने के साथ साथ फैशन उद्योग में सहायता करता है। और पूर्व विधायक अध्यक्ष धर्मपाल कौशिक ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2025-26 के अंतर्गत मोर दुआर सायं सरकार रा अभियान के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड पथरिया ग्राम पंचायत बावली एवं ग्राम पंचायत डगोरे में आयोजित आवास प्लस सर्वेयर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस मौके पर पात्र आवास हितग्राहियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कौशिक ने कहा कि मोर दुआर सायं सरकार महाअभियान का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के ऐसे ग्रामीण परिवारों की पहचान करना है, जिन्हें अब तक किसी भी आवासीय योजना के तहत पक्का आवास नहीं मिल सका है। प्रधानमंत्री आवास सर्वे को लेकर के आज बिल्हा विधानसभा क्षेत्र और पथरिया ब्लॉक और बिल्हा ब्लॉक बावली गांव में अभी हम लोग खड़े हुए हैं। इसके पहले डगौरी गांव में गए थे। अमेरिका भाई विश्वकर्मा का मकान का सर्वे हुआ और सेलेक्ट इसको किया गया। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। 15 तारीख से लेकर के 30 अप्रैल तक ये सर्वे का कार्य चलेगा। मैं सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करता हूं कि घर घर जाना है और जा करके उनका सर्वे करना है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये जो अवसर दिया गया है आवास प्लस के बाद में, और इसमें जो शामिल किया गया है, तो कोई छूटे न हितग्राही और सभी का पक्के का मकान बन जाए, जिसमें प्रधानमंत्री जी अमृत काल में ये चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति न रहे कि जिनका घर पक्के का आवास नहीं है। और माननीय हमारे विष्णुदेव साय जी सरकार के द्वारा लगातार एक कार्यक्रम 15 तारीख से शुरू हुआ है। आज विधायकों को जाना था, कल जिला पंचायत को, फिर जनपद पंचायत को, फिर हमारे सरपंच को, और इस प्रकार से 30 तारीख तक सभी को घर घर जा करके सर्वे करना है। आज उस सर्वे करने के लिए हम लोग भी यहाँ पर आए और यहाँ पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस प्रकार से लोगों का उत्साह देख रहा हूँ मैं और उनका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, इस सरकार के प्रति भी लोग धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। इस अवसर को लोगों को किसी से छोड़ना नहीं है, इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के इच्छा के अनुरूप उनका पक्के का आवास बन जाए। ये हम सब लोगों का कर्तव्य है कि जो उनकी अपेक्षा है, उन अपेक्षा के साथ में हम सब मिलकर के उसको पूरा करें। कलेक्टर अवनीश शरण ने आज ग्रामीण अस्पतालों और राजस्व शिविरों का जायजा लिया। उन्होंने स्टाफ की कमी से जूझ रहे दागौरी अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गहरी नाराजगी जताई और यहां के स्वास्थ्य कर्मी शहरी अस्पतालों में संलग्न हैं। उन्होंने तुरंत संलग्नता समाप्त करते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के सख्त निर्देश दिए हैं, अन्यथा वेतन रोककर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने बिल्हा तहसील के अमेरी, अकबरी और बोधरी तहसील के सिल पहरी में आयोजित राजस्व शिविरों का भी जायजा लिया। इसके अलावा सिल पहरी के उप स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राजस्व शिविरों का यहां पर जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों को भी इसके लिए सख्त निर्देश दिया गया है। कलेक्टर ने यहां ग्रामीण अस्पताल का दौरा किया, यहां पर जो शिविर का आयोजन किया गया था उसका भी वो जायजा लेते हुए नजर आए, राजस्व शिविरों का जायजा लेते हुए नजर आए, मरीजों का हालचाल भी पूछते हुए जिलाधिकारी नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों से वो बातचीत किए, उन्हें सख्त निर्देश दिए कि किसी भी तरह की कोई भी स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी,
कामों को पूर्ण रूप से करना जरूरी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों को सख्त निर्देश देते हुए जिला कलेक्टर नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ शिविरों का भी जो है जायजा लेते हुए नजर आए। तो अस्पताल के दौरा की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस विधायक विक्रम शाह मंडावी के नेतृत्व में तेंदुपत्ता की विभिन्न मांगों को लेकर बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन और रैली की गई। प्रदर्शनकारियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। विधायक मंडावी ने तेंदुपत्ता संग्रह कार्य ठेकेदारी प्रथा से कराने, तेंदुपत्ता तुड़ाई का नगद भुगतान करने, तेंदुपत्ता की दर 5,500 से बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति बोरा करने और मुंशियों को 25,000 रुपए के प्रति वर्ष देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि यदि ये मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे भी प्रदर्शन किया जाएगा। भाजपा सरकार के तेंदुपत्ता नीति के विरोध में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पूरे ब्लॉक भर से ग्रामीण जनों के साथ में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करते हुए आज मुख्यमंत्री के नाम में तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी मांग है कि तेंदुपत्ता दर जो इस वर्ष प्रति 100 रड्डी में 700 रुपया दिया जाए। दूसरा मांग है कि तेंदुपत्ता का जो भुगतान नगद हो और गांव-गांव में हर पंचायत में जहां फड़ है वहां पर पैसा उनको नगद मिले। तीसरा हमारा मांग है जहां पर भी तेंदुपत्ता का फड़ नहीं है वहां पर फड़ खोला जाए। चौथा हमारा मांग है कि भाजपा सरकार घोषणा के अनुरूप फड़ मुंशियों का वेतन वृद्धि किया जाए और उनके जो मोदी गारंटी में उन्होंने जो कहा है कि 25,000 रुपए देंगे वो पैसा फड़ मुंशियों को मिले। और भीषण गर्मी को देखते हुए गांव-गांव में बोरिंग खोदा जाए और बोरिंग मरम्मत किया जाए और तेंदुपत्ता का बोनस जो भाजपा ने घोषणा किया था मोदी गारंटी में 4,500 रुपए देने का, वो बोनस 4,500 रुपए जनता को मिले। यही और हमारे जो ग्राम उसपरी में जो बाजार उस ग्रामीण वाले चाहते हैं क्षेत्र के जो चलता था वो बाजार बंद हुआ, वो बाजार को फिर से चालू किया जाए। यही सब मांग को लेकर हमने आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। अगर सरकार हमारी मांग को मानती है तो ठीक है, अगर नहीं मानते आने वाले समय उधर आंदोलन करेंगे। लेकिन देखने में आ रहा है पिछले 16 महीना में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से लगातार जो भी भाजपा ने वादा किया था मोदी गारंटी में लाया था वो एक भी मोदी गारंटी पूरा नहीं होता हुआ दिख रहा है और भाजपा से अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। हम 16 महीने में ही यहाँ की आम जनता, जनमानस, गरीब जनता, आदिवासी परेशान है, लाचार है। आज वो अपनी बातों को कोई कह नहीं पा रहा है, निर्दोष आदिवासी जेल जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे समस्या इन 16 महीनों में आम पब्लिक को झेलने का नौबत आ रहा है और इस सरकार से कोई भी वर्ग, कोई भी समाज खुश नहीं है। बिल्कुल यही मांग हमारे लगातार हमने पिछले बार भी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फिर भी कर रहे हैं कि सरकार एक तरह से कहती है कि तेंदुपत्ता का भुगतान नगद होगा। अगर वो नगद भुगतान होगा उनके मतलब अकाउंट में खाता पेमेंट होगा तो वैसे 18,000 जो पूरे संग्राहक जो जिले भर में उनके पास खाता नहीं है तो क्या करेंगे ये भी स्पष्ट नहीं। कुल मिला के भाजपा सरकार की तेंदुपत्ता नीति स्पष्ट नहीं है, इसलिए ग्रामीण परेशान है और अभी ग्रामीण पूरा भटक रहे हैं। इस पर कैसे तेंदुपत्ता टूटा जाए, कैसे उनको पैसा मिलेगा, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं दिया गया है और लचर व्यवस्था तेंदुपत्ता राजनीति के चलते ग्रामीण परेशान है। और आज पूरी तरीके से एक आह्वान पर पूरे जिले, पूरे ब्लॉक भर से, गांव-गांव से निकलकर आपके बीच में जनता जो आए विरोध प्रदर्शन करने के लिए, ये साबित होता है कि जनता परेशान है इन 16 महीना में भाजपा की सरकार से। आंदोलन किया है, रैली किया है, धरना दिया है। अगर आने वाला समय तेंदुपत्ता हमारी जो मांग है वो मांग पूरा नहीं होती है और जनता को राहत नहीं मिलती है तो जनता के साथ मिलकर और भी उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके लिए जिम्मेदार राज्य की भाजपा सरकार होगी। क्या कोई डेडलाइन है? बिल्कुल, तेंदुपत्ता जैसे ही तोड़ना शुरू होगा, अभी हमने दिया है, यहाँ पर ज्ञापन में लिखा है, उसके बाद हम आगे जनता लोगों के साथ बैठ के, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के आगे की रणनीति तय करेंगे। तेंदुपत्ता नीति जो है उसके संबंध में उनके द्वारा कुछ मांगे रखी गई हैं और शासन स्तर तक यहाँ से फॉरवर्ड कर देंगी और शासन स्तर से ही निराकरण होना है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने पत्रकार वार्ता के इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज की प्रेस में मैं आपसे निवेदन करूं कि पिछले 2 दिनों से और जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरे देश में और
ताना बाना बुनने का काम किया है। जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूं कि कांग्रेस का काम हमेशा से देश को, देशवासियों को एक रॉन्ग डायरेक्शन में, एक रॉन्ग नैरेटिव सेट करने की दृष्टि से किसी भी विषय को लेकर और जनता के बीच में एक भ्रम का वातावरण निर्मित करने का काम इन लोगों ने किया है। अब पिछले लोकसभा से चालू है निरंतर, और जगह जगह धरना प्रदर्शन, अभी भी देश के अन्य हिस्सों में धरना प्रदर्शन की बात कर रही है। देखिए, राजनीतिक दल के रूप में उन्हें धरना देने का अधिकार है, लेकिन जिस पार्टी के ऊपर और जमीन और सरकारी फंड लूटने का जिसके ऊपर आरोप हो, उस विषय को लेकर जब ये धरना प्रदर्शन करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय ने, ईडी ने एक लंबी जांच प्रक्रिया से गुजरकर और अपनी चार्जशीट हमारे न्यायालय में प्रस्तुत की है, जिस न्यायालय में है, सक्षम न्यायालय में, और निश्चित रूप से मान के चलिए देश को झकझोर देने वाला यह षड्यंत्र कांग्रेस का वो उजागर हुआ है। अब इस बात को कैसे डाइवर्ट किया जाए इस दृष्टि से, क्योंकि 15 तारीख को ईडी ने एजेएल यंग इंडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 अप्रैल को और पीएमएलए के तहत चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें आरोपियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। और ये लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरा हुआ ये काम है। इसके 2013 से ही जब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इसकी ओर ध्यान आकृष्ट कराया, इस विषय को लाया, और तब इसमें बड़ी तत्परता के साथ, और ये सब ईडी एक संवैधानिक जांच एजेंसी है और उसमें लंबे समय से विभिन्न स्तरों के जांच के बाद और ये निष्कर्ष निकल के आया कि हजारों करोड़ के गड़बड़ी का जो काम कांग्रेस ने किया है। और ये विषय वैसे तो पूरे देश में है, लेकिन जब चार्जशीट का विषय आता है, जब इनको किसी इसमें जांच में दोषी पाया जाता है या ऐसे मामलों में जब इनकी संलिप्तता पाई जाती है, तो फिर कांग्रेस पूरे देश में चिल्लाने का काम करने लगती है, इस विषय को कैसे दबाया जाए। अब ये बहुत अजीब बात है। कांग्रेस तो एक परिवार की पार्टी है, तो क्या उस परिवार के ऊपर कोई देश का कानून, कोई संविधान लागू नहीं होता? संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कोई कार्रवाई नहीं हो सकती अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है? तो ऐसा तो है ही नहीं कि देश और कानून से बड़ा है वो परिवार। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र प्रक्रियाओं के अंतर्गत देश पर जो भी गड़बड़ी घोटाला में संलिप्त पाया जाएगा, देश में स्वतंत्र इकाई है, और नाम लगा देते हैं कि बीजेपी बदले की कार्रवाई कर रही है। ये है उनको भ्रम का वातावरण फैलाने का। आजादी के बाद बड़े लंबे समय तक, 50-55 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार इस देश में रही, विभिन्न प्रदेशों में भी रही। राजनीतिक दल उतने थे नहीं, सूचना समाचार का माध्यम उतना था नहीं, सोशल मीडिया उतना था नहीं, और इसके कारण एक तरीके से हम आजादी दिलाने वाली पार्टी कांग्रेस है, इसका काफी समय तक उन्होंने लाभ उठाया राजनीति के क्षेत्र में। मामला कोर्ट में चल रहा है, मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कहूंगा जिससे कि और कोर्ट के उस पर अधिकार पर उसका हनन हो, और भ्रष्टाचार का आरोप तो और भी कई विषयों पे लगा है। तो गांधी परिवार के लोग अपने हितों के लिए कांग्रेस के लोगों से प्रदर्शन करवा के, धरना प्रदर्शन करवा के लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। जरा इसको समझना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड का मामला देश से निकलकर पूरे विश्व के मानचित्र में इसकी पहचान बनाया। इन्होंने किस तरीके से राजनीति में आकर और अपने हितों के लिए और किस तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग करना
और उसमें गड़बड़ी घोटाला करना, ये क्योंकि 11 अप्रैल 2025 ने एक बयान में ईडी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार जो है और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ी जो मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान करीब 661 करोड़ की अचल संपत्तियों को जब्त करने का काम ईडी ने किया। ये अपने आप में बहुत सब कुछ बयां कर देता है। उसी प्रकार ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में 22 नवंबर 2023 को ऐसे कई जगह पर, जैसे बहादुर शाह रोड हमारा दिल्ली में और मुंबई के बांद्रा ईस्ट में, लखनऊ के विश्वेश्वरनाथ रोड के स्थित जो एजेएल हमारा उस पर बिल्डिंग पर ईडी का नोटिस इन्होंने पहले ही पूर्व में इस तिथि को 2023 में उसको चिपका दिया गया। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में 22 नवंबर 2023 को यंग इंडिया फॉर्मेशन इन्होंने किया। कांग्रेस ने अपने हितों के लिए नेशनल हेराल्ड के विषय पे भी आप सभी को मालूम है कि किस तरीके से, और शुरुआत में आजादी के समय से पूर्व ही जवाहरलाल नेहरू जी ने और इसको लेकर इसमें हमारे करीब देश को स्वतंत्रता दिलाने वालों की और ऐसे लगभग 5000 लोगों की हिस्सेदारी के साथ ये बना था। ये अखबार विभिन्न भाषाओं में, हमारे उर्दू, हिंदी और इंग्लिश ऐसे उसमें प्रकाशित होता रहा है ये। तो इस दृष्टि से अब इस पर एकाधिकार करने का जो विषय है वो मैं आपके सामने रखूं कि एजेएल जो हमारे जिसको एसोसिएट जर्नल लिमिटेड इसका गठन किया गया था, उसके पश्चात इसका मालिकाना हक कभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर नहीं था। इसके मालिक वो कभी भी नहीं रहे, उनका परिवार भी नहीं रहा। इसमें मैंने बताया कि 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों इसमें शेयर होल्डर बनाया गया। कई शहरों में एजेएल के को सस्ते दरों पर जमीन उपलब्ध कराने का काम किया गया इसके प्रकाशन के लिए। 1956 में एजेएल को गैर व्यावसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया, गैर व्यावसायिक कंपनी, और उसको कंपनी एक्ट धारा 25 जो होती है कंपनी एक्ट की, उससे उसको मुक्त करा दिया गया। यह कंपनी शने शने धीरे धीरे घाटे में चलती चली गई और 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज इस कंपनी को पर चढ़ गया। तब एजेएल ने फैसला किया कि अब समाचार पत्रों का प्रकाशन का काम बंद करके और प्रॉपर्टी की डीलिंग का काम उस बिजनेस में एजेएल उतरी। अब इसमें एंट्री ये 2008 का है। अब 2010 में इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की एंट्री हुई और उस समय तक 1057 शेयर धारक थे और इसी 2010 में लगभग 5 लाख रुपए से कांग्रेस ने एक यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई और इसमें जो उस समय के महासचिव थे राहुल गांधी डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए। कंपनी में 76% की हिस्सेदारी और 38% मिलाकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की उस कंपनी में थी। उसमें शेष जो बचा हुआ 24% है वो तत्कालीन कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा जी और अफसर फर्नांडिस, अब वो नहीं रहे हैं, उनका निधन हो चुका है, तो उनके पास थे। इस तरीके से अब इसमें एक योजनाबद्ध तरीके से 10-10 रुपए में ऐसे 9 करोड़ यंग इंडिया लिमिटेड के शेयर जो दिए गए। अब इसके बदले में जो 90 करोड़ का लोन था वो यंग इंडिया को कांग्रेस को चुकाना था ये लोन एक्चुअली। तो 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को इस कंपनी के 99% शेयर इनके पास आ गए, कांग्रेस के पास 99% शेयर। इस दृष्टि से और कांग्रेस ने उस समय जिम्मा लिया 99% शेयर आने के बाद कि इसका जो 90 करोड़ का लोन है उसको चुकाने की जिम्मेदारी या देनदारी उनके हिस्से में
बाद में कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन को माफ कर दिया। इस सरकार में रहते हुए इससे बड़ा सरकार के दुरुपयोग का, संसाधनों के दुरुपयोग का उदाहरण नहीं मिलेगा देश में। 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया इन्होंने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।